दोस्तों नमस्कार। एक और वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जो यूक्रेन और रूस के बीच जो वार चल रहा है उसका 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो आज हम लोग इस देखेंगे कि इन 3 वर्षों के दरमियान क्या-क्या घटनाक्रम रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों युद्ध जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसको बातचीत के ही ज़रिए चीज़ों को समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि इससे कम न केवल जो है जन के लोगों की बहुत ज़्यादा स्तर पर बहुत बड़े स्तर पर जो है कैजुअल्टी जो होती हैं, वहीं दूसरी ओर से उसका आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए युद्ध से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। उसे वार्ता के ज़रिए ही समस्या को समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में रूस और यूक्रेन की ज्योग्राफी मतलब लोकेशन को समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद रूस और यूक्रेन में रूस द्वारा जो यूक्रेन के किन किन हिस्सों पर कब्जा किया गया है और यूक्रेन द्वारा रूस के किन हिस्सों पर कब्जा किया गया है उनको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही यूरोप जो खासकर पूर्वी यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा उसके लोकेशन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग युद्ध की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। अगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की बात कही जाए तो इसकी जो शुरुआत थी, इसकी जो शुरुआत हो गई थी ना, ये 2014 में ही हो गई थी, ठीक है ना। 2014 में यहाँ पर क्या हुआ था कि रशिया ने ये यूक्रेन का एक हिस्सा है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ये क्रीमिया, ठीक है, ये वाला हिस्सा जिसको आप यहाँ से ये रशिया से मिला हुआ इलाका है। ये यहाँ पर एक कर्च स्ट्रेट है जो आपको जोड़ती है सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से जोड़ती है, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा जो है क्रीमिया वाला हिस्सा रूस ने कब्जा कर लिया 2014 में। उसके साथ ही साथ उसके पहले भी यहाँ पर जो डोनेस्क वाला जो डोनबास वाला इलाका है, तो इस इलाके में जो है रूस समर्थित जो लोग थे वो ऑलरेडी सक्रिय थे, जिससे यूक्रेन को दोहरा झटका लगा। ये तो क्रीमिया वाला हिस्सा चला गया उसके यहाँ से, दूसरा यहाँ पर जो परिस्थितियाँ बढ़ रही थी उसको लेकर यूक्रेन बहुत चिंतित था। तो उसके पीछे फिर यूक्रेन ये चाहता था कि हम जो है हमारी सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए वह नाटो में जाना चाहता था। एक बड़ी उसकी भी इच्छा थी कि नाटो के साथ जुड़ें, ठीक है। तो युद्ध की जो परिस्थिति सबसे बड़ा है कि नाटो और रशिया के बीच तनाव चरम पर था, ठीक है ना। तो रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन जो है वो नाटो में जाए। नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या फिर जिसमें 32 मेंबर हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो ट्वेंट वर्ल्ड वार के बाद यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है इसका गठन किया गया था। एक तरह से कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रदान करता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रदान करता है, ठीक है। कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब सामूहिक सुरक्षा देता है। इसका मतलब ये कि अगर किसी नाटो के अगर 32 सदस्य हैं तो अगर किसी एक सदस्य के ऊपर हमला कोई करता है तो सामूहिक हमला माना जाएगा, कि मतलब पूरे नाटो पर जो है हमला माना जाएगा। इसमें पूरा यूरोप तो शामिल है, ये है लगभग यूरोप शामिल है। पूरा यूरोप नहीं कहना, लगभग यूरोप, और इधर कनाडा शामिल है, और उधर के बाद जो है अमेरिका है ना। तो बाकी और यूरोप के अन्य देश जो हैं तो ये सारे लोग शामिल हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है एक बड़ा कारण ये भी रहा कि जो है यूक्रेन जो है वेस्टर्न के साथ या यूरोप के साथ घनिष्ठता ना बढ़ाए, ठीक है ना, ये रशिया चाहता था। और दूसरी बात अगर हम लोग कहें तो यहाँ पर हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो यूक्रेन का जो डोनबास वाला क्षेत्र है, यानी ये वाला क्षेत्र, ठीक है ना, ये वाला क्षेत्र जो है
तो यहाँ पर जो है इसको लेकर भी विवाद बना हुआ था, ठीक है ना। तो हम लोग इसको एक दूसरे मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और और आएगी, है ना। ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। ये वाला हिस्सा है, ये डोनबास का क्षेत्र है जिसमें लुहांस्क और डोनेट्स्क दोनों आते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना रशियन मूल की एक बड़ी आबादी रहती है। यहाँ पर रशियन मूल की एक बड़ी आबादी यहाँ रहती है इस डोनबास वाले इलाके में, ठीक है। तो मतलब जो रशियन मूल के लोग यहाँ पर रहते हैं इस डोनबास वाले क्षेत्र में, तो ये रशिया का समर्थन करते थे। तो 2014 में जैसे क्रीमिया पर जो है कब्जा किया तो ये बहुत एक्टिव हो गए, है ना। एक तीसरा सबसे कारण था कि यूक्रेनी संप्रभुता को खतरा, क्योंकि यूक्रेन क्या सोचता था कि हमारे ऊपर खतरा हो रहा है। ऐसे कंडीशन में वो अपना पश्चिमी के साथ अपना संबंध बढ़ा रहा था, ठीक है। यूक्रेन एक चाहता था कि वह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा रहे। तो ये कुल मिला के ये जो कारण बन रहा था, ये सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। अगर देखा जाए हम लोग युद्ध के प्रभाव की बात करें, देखिए किसी भी समस्या का, हमने कहा किसी भी समस्या का हल जो है युद्ध नहीं है। युद्ध में बहुत सारी चीज़ें को जो है झेलना पड़ता है। एक तो सबसे बड़ा भारी जान माल की हानि होती है, बहुत सारे लोग युद्ध में मारे जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त किए जाते हैं, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त किए जाते हैं, जो रोड, सड़क, हॉस्पिटल, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं देश में इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था, वो सब ध्वस्त हो जाते हैं। वार में एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। तो अगर रही रूस के दोनों के बीच युद्ध में, देखिए रूस ने जो है यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर कब्जा कर रखा है ना। जिसमें एक हमने बताया कि लुहांस्क है, डोनेट्स्क है, ज़ैपोरिज़िया है, खेरसान है। तो बाकी ये पूर्वी वाले हिस्से में यहाँ पर जो है भी इसने जो है ऐसे इलाकों में काफ़ी बड़े हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया है, ठीक है ना। इस वाले एरिया में देखिए बाद में कुछ इसने जो है खाली कराया, है ना। और रूस के जो कुर्स्क वाला इलाका है, कुर्स्क वाला इलाका, उस पे जो है उस पे जो है लगभग 816 वर्ग किलोमीटर जो स्क्वायर किलोमीटर पर यूक्रेन ने कब्जा किया है। बाद में जिसको जो है रूस ने यद्यपि 1500 स्क्वायर किलोमीटर पर लगभग कब्जा किया, लेकिन बाद में रूस ने बड़े हिस्से को खाली करा लिया, जहाँ पर ये कहा जाता है कि जो है नॉर्थ कोरिया के जो सैनिक हैं उनके साथ इनकी मदद किया है, मतलब है ना। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने किसकी, रशिया के सेनाओं की मदद किया है। लगभग 10,000 सॉरी ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि यद्यपि दोनों तरफ से स्वीकार नहीं किया, मतलब ना तो नॉर्थ कोरिया ने स्वीकार किया, ना तो रूस ने हाँ और ना कुछ में जवाब नहीं दिया है, ठीक है ना। अगर युद्ध के प्रभाव की हम लोग बात करें, युद्ध के प्रभाव, तो युद्ध के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, दुष्परिणाम क्या होते हैं, इस चीज़ को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो एक तो सबसे बड़ा चीज़ें हम लोगों को जो देखने में मिलता है वो यही, युद्ध के कारण जो होता है वो बहुत लॉस होता है, बहुत बड़े लेवल पर लॉस होता है।
दूसरी चीज़ हमने बताया है कि भारी जान माल की हानि होती है। दूसरा जो है, जो ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ता है इसका, ठीक है ना। तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी जो है, इस पर क्या होता है, बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है। इसका एक कारण ये है कि रूस के ऊपर जो है कई तरह के क्या लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक है ना। तो जिसकी, चूँकि रूस जो है गैस, तेल और खाद्य पदार्थों का मोस्टली एक्सपोर्ट करता था, तो जिसके कारण पर प्रतिबंध के कारण उसका व्यापार जो है प्रभावित हो गया, है ना। और इन परिस्थितियों में एक सबसे बड़ा नया घटनाक्रम जो देखने को मिला, वो ये देखने को मिला कि यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर क्या हुआ, दो नए मेंबर बन गए इसी युद्ध के दरमियान। दो नए मेंबर बन गए नाटो के दो नए जो मेंबर बने थे, उनका नाम है, एक तो फिनलैंड है, फिनलैंड, और प्लस डेनमार्क जो है, ठीक है। ये दो नए सदस्य बन गए हैं, इसलिए 30+2, यानी जो हमने 32 सदस्य 32 सदस्य की बात की, तो ये दोनों सदस्य मिला के 32 सदस्य बन गए हैं। अब नाटो के नए मेंबर हो गए हैं, कुल मिला के 32। तो ये सारे चीज़ें जो हैं इसी के युद्ध के दरमियान ही हुए हैं, ठीक है ना। यद्यपि रूस धमकी फिनलैंड को देता रहा, पर बहुत असर नहीं हुआ, क्योंकि रूस क्या है कि दूसरा फ्रंट खोलना नहीं चाहता था। एक तो ऑलरेडी इंगेज था वो यूक्रेन के साथ, ये नहीं चाहता था किसी और देश के साथ वो इन्वॉल्व हो, है ना। तो इसीलिए ये चीज़ें, उसका फ़ायदा भी उठा लिए फिनलैंड और डेनमार्क ने, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है, ये घटनाक्रम देखने को मिला, नया घटनाक्रम जो इसमें हुआ, ठीक है। अब एक और चीज़ हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। आपको बताया हमने रूस ने 20% हिस्से पर जो है कब्जा किया है, जो यूक्रेनी हिस्सा है उसका, है ना, जो पूर्वी यूक्रेन है। और ये जो 20% हिस्सा है, जो इंडियन ओशियन में अगर देखा जाए, जो मॉरिशस है, मॉरिशस जो है, इसकी डबल हिस्से के बराबर ये हिस्सा पड़ता है, डबल हिस्से के बराबर पड़ता है। यूक्रेन का जो क्षेत्र कब्जा किया, डोनबास वाला इलाका, 20% जो हिस्सा आसपास कब्जा किया पूरा ईस्टर्न वाला रूस ने, वो मॉरिशस के डबल लैंड के बराबर है, आप समझ लीजिए। इसमें एक चीज़ ये देखने को मिली है कि यहाँ पर जो मिनरल्स हैं इस 20% वाले हिस्से में लगभग 15 ट्रिलियन की बात कही जा रही है। ट्रिलियन यानी 15 ट्रिलियन मतलब के बराबर जो है, 15 ट्रिलियन के जो है बराबर यहाँ पर संपत्ति है, मतलब खनिज जो मिनरल्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो 15 ट्रिलियन, वो भी US डॉलर में बात कर रहा हूँ। मतलब अब आप सोच लीजिए कितनी संपत्ति, वो कितना मतलब मिनरल्स हैं इसके हिस्से में, है ना, जो रूस ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुल मिलाकर देखने को मिली। अब हम लोग जो है ये देखने का प्रयास करेंगे कि युद्ध में मदद क्या क्या, कौन कैसे किया, ये सब चीज़ें भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ अगर हम युद्ध में ये बात करें कि कौन किसकी कितना मदद किया, तो इस चीज़ में कोई जो अलग अलग दावे हैं वो आजकल विवादों में हैं। क्योंकि देखा जाए ना, जब से अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, अभी इन्होंने 20 जनवरी 2025 को ही इन्होंने जो है शपथ लिया है, और ये सेकंड टाइम चुन के आए। इसके पहले बीच में वो चुनाव हार गए थे, जब जो बिडेन सरकार बना, राष्ट्रपति बने, तो उसके बाद दोबारा फिर से चुन के आए हैं। तो यहाँ पर ये बाइडेन के समय ये कहा जा रहा है कि आर्थिक लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर जो मदद किया है US ने, तो US ने यहाँ पर 350 बिलियन डॉलर की जो है एड की बात किया है। ये डेट नहीं है, ये एड है, कोई डेट मतलब कर्ज के रूप में नहीं है ये मतलब अब यही डोनाल्ड ट्रंप साहब अब विवाद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें अब इसके एवज में जो है यूक्रेन का जो है
लगभग 50% जो मिनरल्स हैं उसको मतलब डिमांड कर रहे हैं कि हमको दिया जाए, पर इसने जेलेंस्की ने इसको इनकार कर दिया है कि बोला ऐसे कोई कहीं वो हमारे और आपके बीच जो एग्रीमेंट हुआ है ऐसे कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ है कि हमको 50% हिस्सा या हमको पैसा रिटर्न करना है। दूसरा, जेलेंस्की ने ये भी कहा है कि आपने 350 बिलियन डॉलर का दावा किया है, जबकि हमारे पास 100 बिलियन डॉलर के ही आसपास आपकी मदद रही है। वो भी आपका एक बड़ा हिस्सा जो है मिलिट्री जो आपने इक्विपमेंट दिए उसमें आपकी कंपनियों को ये पैसा गया है, ठीक है ना। तो अपने अपने दावे हैं, वो बात की बात है, वो देखते हैं जैसे जैसे क्या क्या चीज़ें बदलते जाते हैं तो वो चीज़ें में देखते हैं। यूएस ने सबसे बड़ा एड दिया, दूसरी बात वर्ल्ड बैंक ने दिया, तीसरा आईएमएफ ने भी जो है यूक्रेन की मदद की। इसकी स्थिति को थोड़ा सुधारने, अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन दोनों ने भी मदद किया इसको, ठीक है ना। अगर मिलिट्री लेवल पर देखा जाए, तो यूएस ने क्या प्रोवाइड किया। यूएस ने यहाँ पर बहुत सारे मॉडर्न वेपन्स दिए इसको, जैसे ड्रोन दिए, टैंक दिए। एक M1 जो है अब्राम्स जो है टैंक ये भी है, इसको दिया। और दूसरा पैट्रियट जो है, इसने जो है एयर डिफेंस सिस्टम दिया। कितने दिया? ये एयर डिफेंस सिस्टम जो पैट्रियट है यूएस का है, ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें, दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं कि अगर यूरोप की तरफ से जो मदद मिली है तो यहाँ पर यूरोप की तरफ से जर्मनी हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, और उसके बाद यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, इटली हो गया, ठीक है। तो इन लोगों ने भी खूब सारी मदद की, मतलब टैंक, मिसाइलें एंड एयर डिफेंस सिस्टम। पोलैंड ने खूब मदद किया, फ्रांस, ये सब लोगों ने खूब मदद किया, ठीक है ना, फ्रांस और पोलैंड। तो पोलैंड की एक सबसे बड़ी यूक्रेन के बाद यही लगता है, ये पोलैंड है और ये आगे यूक्रेन है। तो पोलैंड को इसलिए भी चिंता कि अगर यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा तो ये हमारे ऊपर सीधा यूरोप में घुस जाएगा, हमारे हिस्से पर फिर घुसना शुरू कर देगा, तो इनकी भी एक समझ। इसके अलावा नाटो ने क्या किया है, मिलिट्री जो है एक तरह से प्रशिक्षण दिया है, यूक्रेनी सैनिकों को दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग सामान्यतः इसमें देखे हैं, मतलब जो आए चीज़ें हैं। अब इन सब के बीच एक सबसे बड़ा बात ये निकल के आया कि भारत का क्या स्टैंड रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है भारत का क्या रोक रहा है। तो इस पर भी हम लोग एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर भारत के पक्ष की बात करें तो भारत पूरी तरह से तटस्थ रहा, भारत का स्टैंड जो रहा है पूरी तरह से वो तटस्थ रहा है। और वो यूएन के कई जो प्रस्ताव लाए गए रूस के खिलाफ, उन प्रस्तावों से भारत ने जो है पीछे हट गया, मतलब बोला कि हमें रूस के पक्ष में या विपक्ष में कुछ भी कहना नहीं, एक तरह से वॉकआउट कर गया। तो ये चीज़ें रही कि मतलब उसे किसी मतदान पर जो है रूस के खिलाफ जो भी प्रस्ताव लाए गए मतदान पर किसी भी जो है भारत ने अपना पार्टिसिपेशन नहीं किया, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि ना तो रूस की किसी तरह से भारत ने आलोचना की, कहीं भी आलोचना नहीं की, और भारत ने शांति की अपील का, आगे दोनों पक्षों को मिलकर बातचीत करके ही समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि युद्ध की, है ना। बल्कि जब पुतिन और मोदी मिले थे तो वहाँ पर मोदी ने पुतिन से कहा था कि यह युद्ध का जो है युग नहीं है, यानी जो है ये आपको इकोनॉमिकली या आर्थिक रूप से प्रगति का समय है, ना कि आपको युद्ध का समय है। कुल मिला के मोदी जी का ये कहना था, ठीक है ना। भारत का चूंकि रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध है, एक हिस्टोरिकल रिलेशन है भारत का रूस के साथ, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे ऐसे एवज हैं जो भारत की कई ऐसी स्थिति भारत के सामने है जहाँ पर रूस ने खुलकर भारत का समर्थन किया, और चाहे वो सैन्य मदद हो या जो भी सैन्य
भारत के सैन्य आधुनिकीकरण में भी रूस का बड़ा योगदान रहा। तो ऐसे कंडीशन में या फिर यूएन विस्तार को लेकर जो है, अगर बात सिक्योरिटी काउंसिल को विस्तार को लेकर, रूस हर जगह भारत का समर्थन करता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है भारत जो है रूस के खिलाफ नहीं जा सकता है, बल्कि यहाँ तक ये कहा जाएगा कि दोनों के बीच, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति में भारत का जो है व्यापार बढ़ गया। भारत ने लगभग $65 बिलियन का जो है यहाँ पर ऑयल जो है इंपोर्ट किया। किससे किया? रशिया से किया। तो कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी इंडिया ने मदद की इस युद्ध के दरमियान, है ना। ये ऐसा लोग कहते हैं, पर ये तो है ही कि अगर किसी के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं तो फ़ायदा तो उस देश को होगा ही, है ना। भारत जो है बड़ी मात्रा पर यहाँ पर जो है तेल को आयात किया है, ठीक है ना। साथ ही साथ अब भारत जो है अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी देशों के साथ भी जो है संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है, ठीक है ना। और एक चीज़ ये देखा जाता है कि इस युद्ध में कुछ जो नई चीज़ें देखने को मिली हैं वो ये रहा है कि एक तो रूस और चीन के साथ नज़दीकियाँ बढ़ गई, ठीक है ना। और रूसी राष्ट्रपति चीन भी आए और रूसी राष्ट्रपति जो है नॉर्थ कोरिया भी गए। नॉर्थ कोरिया ने 10,000 सैनिकों को भेजा था कुर्स्क क्षेत्र में लड़ने के लिए। यद्यपि न तो रूस के द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया, हाना में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है, न तो नॉर्थ कोरिया के द्वारा कुछ बोला गया, ठीक है ना। और चीन के साथ, हाँ, रशिया के साथ जो एक नई टाइअप हुआ है, जो रक्षा संधि हुई है नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच की, युद्ध की परिस्थिति में एक दूसरे की मदद करेंगे अगर कभी नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ता है या रूस के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ता है ना। तो ये संधि। दूसरा, चाइना के साथ उसकी नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, यद्यपि चाइना खुलकर नहीं आया है, ठीक है ना। अब इसके अलावा हम लोग अब देखते हैं एक नया समीकरण बनता हुआ देख रहे हैं जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं। अपनी शपथ के बाद या उसके पहले, चुनाव के पहले भी उन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो शायद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ही नहीं होता। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने। हाँ दोस्तों, अब जो नई परिस्थितियाँ ये बनी हैं कि जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, तो उन्होंने जो है, क्योंकि युद्ध के पहले चुनाव के पहले भी उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम राष्ट्रपति बनते हैं उसको बहुत जल्द जो है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करेंगे, है ना। तो इसी क्रम को में जो है अभी जो है 14 फरवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जो है फ़ोन किया और टेलीफोनिक वार्ता लंबे समय तक, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया कि काफ़ी लंबे समय तक अभी दोनों राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात हुई और बहुत तारीफ़ की। तो और युद्ध को रोकने पर कि मतलब चर्चा की, मतलब युद्ध को किसी भी परिस्थिति में रोका जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी संकेत मिला कि कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप हैं रूसी राष्ट्रपति से सहमत हैं कि यूक्रेन को जो है नाटो में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़ जो है, रूस जो है जो 20% हिस्से पर जो है कब्जा जो कर रखा है वो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। इस बात पर दोनों सहमति। और दोनों ने वार्ता के दरमियान ये बातचीत हुई कि सऊदी अरब में, ठीक है ना, सऊदी अरब में बहुत जल्द दोनों नेताओं के बीच बैठक हो गई, यानी डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच। और प्रतिनिधि लेवल पर जो है, और प्रतिनिधि स्तर पर अभी अमेरिका और रूस के बीच जो है एक बैठक हुई। कहाँ पर हुई? सऊदी अरब में हुई, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधियों को बीच जो है चर्चा हुई, जिसमें अगर देखा जाए कि अमेरिका के रूस के विदेश मंत्री और उसके बाद उधर से जो अमेरिका के प्रतिनिधि हैं वो दोनों लोग के बीच वार्ता हुई और बहुत जल्द जो है इसको वार्ता को आगे बढ़ाएंगे और सऊदी अरब में जो है बहुत जल्द ही पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक होने वाली है ना। इस दरमियान देखिए एक बड़ी घटनाक्रम ये देखने को मिला कि बार बार बयान दे रहे हैं। बार बार बयान कौन दे रहा है? बार बार बयान दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो जेलेंस्की है
ये बिना चुनी हुई सरकार का तानाशाह है। उसको एक डिक्टेटर की बात कर रहे हैं, है ना, ये डिक्टेटर है ना, कि ये डिक्टेटर है एक, और बिना चुने हुए। जबकि रूल ये है कि यूक्रेन में चूँकि 2024 तक इनकी सत्ता थी जेलेंस्की की, लेकिन चूँकि वहाँ पर मार्शल लॉ है, ठीक है ना, तो मार्शल लॉ है, तो ऐसे कंडीशन में मार्शल लॉ होने में जो यूक्रेनी संविधान में जो कहा गया है कि अगर मार्शल लॉ लागू हो तो चुनाव नहीं होंगे। तो और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये देखने को मिली, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो जेलेंस्की का जो रेटिंग है, उनको रेटिंग भी कर दिया कि इसकी रेटिंग सिर्फ 4% है पूरे यूक्रेन में, कहीं नहीं इसको है। इसको मतलब सत्ता में लोग पसंद नहीं करते हैं, इसको हटाना, मतलब सत्ता में बदलाव जरूरी, चुनाव कराना जरूरी है ना। तो ये बात कही। दूसरी चीज़, एक बार बयान में ये सामने आए कि अमेरिका ने जो यूक्रेन की मदद किया उसके लगभग $350 बिलियन की मदद की बात कर रहा है। कह रहा है ये हमारा नुकसान हुआ। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि इसकी एवज में हमको यूक्रेन का 50% जो खनिज है उसमें हिस्सा चाहिए, है ना। तो जेलेंस्की ने अभी कल का जो है बयान में उसने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस किया, उसने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो 350 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, तो उसका मात्र जो है $100 बिलियन की बात कर रहा है कि वो यूएस मदद हमें मिली है। दूसरी चीज़ वो यही बात फिर दोहराया कि उसने जो है कहीं एड के बदले कोई मतलब किसी मिनरल्स में हिस्सा देने की बात नहीं कही गई है ना। और दूसरी चीज़ ये जेलेंस्की ने ये कहा कि हम किसी भी मतलब समझौते में जो है अपने देश की मिनरल्स को अमेरिका को देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे भले ही मुझे अपने सत्ता से मतलब मुझे जो है राष्ट्रपति पद से हटना पड़े। उसने कहा कि अगर यूक्रेन में शांति को बनती है तो उसके लिए ये गारंटी मतलब होनी चाहिए कि हाँ यूक्रेन में शांति हो जाएगी हमेशा के लिए, और तब हम जो है राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके लिए भी कह रहा है कि हम तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन में शांति आनी चाहिए। तो कुल मिला के ये वाद विवाद दोनों राष्ट्रपतियों के बीच यानी जो है जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है ना। तो इस चीज़ को भी हम लोग जो है देखते हैं, फिर आगे जो घटनाक्रम होगा उस पर भी जो हम लोग जो है नज़र बनाए रखेंगे। इसमें सबसे बड़ा जो धक्का लगा है वो यूरोपियन यूनियन को है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अपने आप को बेचारा ठगा हुआ महसूस करता है। तो दोस्तों, आज पहली बार जो है हम लोग जो है पेन टैप के माध्यम से थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ें जो है देखने का प्रयास किए हैं पहली बार। तो हो सकता है कुछ मुझसे त्रुटियां हों, पर मैं इसको और बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। फिर दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।